हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो भाई आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। चलिए तो क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्रॉप क्या होता है एंड क्या होता है प्रोडक्शन या मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि भाई क्या क्रॉप्स होती हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं कि करके सब जानते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए फूड। क्यों चाहिए? वो फूड चाहिए ताकि वो एनर्जी ऑब्टेन कर सके। अब भाई आपको एनर्जी क्यों चाहिए? एनर्जी इसलिए चाहिए कि आपको ग्रो करना है, आपको डेवलपमेंट करना है। जैसे आप बच्चे रहते हैं, फिर आप थोड़े बड़े होते हैं, फिर अब आप इतने बड़े होते हैं, अभी आप इस एज में हैं, फिर आप और बड़े होंगे, फिर और बड़े होंगे, फिर आप और बड़े होंगे, फिर आप बूढ़े हो जाएंगे। वैसे ही आपने देखा होगा इस दुनिया में हर एक चीज जो होती है समय के साथ डेवलप होती है, ग्रो होती है। एक बीज धीरे धीरे करके पौधा बनता है, फिर पौधा पेड़ बनता है। तो ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए ढेर सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी कहाँ से फुलफिल होता है? तो ये एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है हमारी फुलफिल होती है वाया फूड। यानी हमें फूड तो चाहिए ही चाहिए, खाना तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, किस लिए चाहिए? तो वो चाहिए हमारी ग्रोथ एंड सस्टेनेंस के लिए, कि भाई हमको ग्रो भी तो करना है और साथ ही साथ हमको अपनी सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है। जैसे कि फूड जो है वो मैं जो भी फूड ले रहा हूँ, जो भी ऑर्गेनिज्म है फूड ले रहा है, वो फूड से मिलने वाली एनर्जी यूटिलाइज हो रही है वेरियस फंक्शंस में। जैसे अगर बात करूं इन ह्यूमंस, तो जो हम फूड ले रहे हैं जिससे वो एनर्जी मिल रही है वो यूज हो रही है डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में यूज हो रही है एंड यूज हो रही है एक्सक्रिएशन में। क्योंकि अगर आप और मैं हम लोग बेड पे पड़े रहें, बेड रेस्ट भी करते रहें, तो उस वक्त भी हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो फंक्शन कर रहे हैं और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उनको चाहिए एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है हमको खाने से। अब आप लोगों ने पढ़ा है ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स ये लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल होता है पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में, वो क्लोरोफिल इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। और क्या फॉर्म होता है? तो फॉर्म होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज बना है वापस से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो रेस्पिरेशन करके ढेर सारी चीजें बनाता है। तो ये तो क्या हो गया? ये पौधों का खाना हो गया जो कि पौधे अपने आप बना रहे हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके, पर कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि हम लोग भी एनिमल की कैटेगरी में ही आते हैं। तो सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फ्रूट, जैसे कि एनिमल्स हो गए या हम हो गए। हम भाई अपना खाना तो बना नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं? जो पौधों ने खाना बनाया है उसको खा ले रहे हैं। तो हम कहलाते हैं हेट्रोट्रॉपिक और हम अपनी जरूरतों के लिए डिपेंडेंट होते हैं किस पर? पौधों पर, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म पर। अब ये बात तो मुझे समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गई कि हमको एनर्जी चाहिए बॉडी की रिक्वायरमेंट, बॉडी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। पर अगर तुम देखो जरा ध्यान से तो तुमने देखा होगा कि साल दर साल यानी हर साल जो पॉपुलेशन है हमारे जिले की, हमारे शहर की, राज्य की, कंट्री की, देश की, दुनिया की, हर साल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हर साल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब भाई पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, पर तुमने सोचा है कि जो पृथ्वी पे जो लैंड एरिया है क्या वो बढ़ रहा है? नहीं, लैंड एरिया तो बढ़ नहीं रहा है, वो तो इवन कम हो रहा है। क्योंकि जब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को रहने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए। तो जो जगह जिस पर पहले खेती होती थी अब उन जगहों पर भी घर बन रहे हैं, कॉलोनियां बन रही होंगी। तुमने भी देखा होगा अपने शहरों में, जहां पर पहले खेत हुआ करते थे अब वहां पर नई कॉलोनियां बन रही हैं, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए तो रहने के लिए उनको ज्यादा जगह चाहिए। यानी जो लैंड एरिया है जिस पर खेती होती थी, फार्मिंग होती थी, वो एरिया तो और कम होता जा रहा है। लैंड एरिया कम होता जा रहा है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई इतने लोगों को कैसे खाना खिलाया जाएगा? खाना तो खिलाना पड़ेगा, यानी खेती तो करनी पड़ेगी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा आबादी को खाना अगर हमें प्रोवाइड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सिर्फ प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, हमको प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा ताकि जो आउटपुट है हमारा वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, तभी तो हम इतना लोगों को फीड करवाएंगे। चलो प्रोडक्शन तो हो गया, पर सब जगह प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, पर लोगों को जरूरत तो हर एक जगह है। तो जहां पर खाना पैदा हो रहा है, जिस जगह पर फार्मिंग हो रही है, वहां से उस फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करना भी नेसेसरी है ताकि वो हर एक इंसान तक पहुंच पाए, वो खा पाए। तो रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज वेरी नेसेसरी, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। चलो ये बातें तो हमको अभी तक समझ में आ गई हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो भाई देखो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब है जो किसान है वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में सेम
टाइप के क्या करते हैं, प्लांट्स की खेती करते हैं। सो व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या होता है, क्रॉप का मतलब एक जैसे दिखने वाले ढेर सारे प्लांट जो कि एक ही जगह पर बड़े ही लार्ज स्केल में उगाए जाते हैं और फिर कल्टीवेट किए जाते हैं। कल्टीवेट मतलब उनकी कटाई भी की जाती है, उसको कहा जाता है क्रॉप। जैसे कि इस खेत में तुम देखो तो सारे जो पौधे हैं वो किसके हैं, गेहूं के हैं। सब एक जैसे दिख रहे हैं और लार्ज एरिया में इनको बोया गया है, फिर इनको काट भी लिया जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्रॉप। और ये किसकी क्रॉप है, तो ये है व्हीट की फसल, गेहूं की फसल। So crop of wheat means all the plants grown in the field are that of wheat. तो क्रॉप ऑफ व्हीट का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी पेड़ पौधे हैं वो सारे किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ व्हीट के हैं, गेहूं के हैं। अब हमें पता है कि जो क्रॉप्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, है ना। डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स होती हैं, कैसे, चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सीरियल फूड। सीरियल फूड्स मतलब ऐसे अनाज जिनमें दाने होते हैं, दानेदार अनाज, जैसे कि राइस, ज्वार, फिर मेज यानी मक्का, फिर वीट यानी गेहूं, फिर हो गया आपका बाजरा, बाजरा के बाद हो गया रागी। अगर तुम ध्यान से देखो तो इन सभी फसलों में क्या होते हैं, दानेदार दानेदार पार्टिकल्स होते हैं। दानेदार क्या होते हैं, अनाज के कण होते हैं गेहूं में, इनको हम बोलते हैं सेरल्स। फिर हम बात करें तो कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि गवार फली हो गई, फिर आपका टोमेटो हो गया, टोमेटो के बाद क्या हो गया, अरबी हो गई, अरबी के बाद करेला हो गया, करेला के बाद ब्रिंजल हो गया, बैगन हो गया, फिर क्या हो गया, फिर चकवत हो गया, फिर क्या हो गया, स्नेक गार्ड हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मेथी हो गई। तो डिफरेंट टाइप्स की सब्जियां होती हैं। सब्जियों के अलावा फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे कि अनार हो गया, अनार के अलावा अमरूद है, फिर संतरे हैं, केला है, मैंगो है, फिर जैक फ्रूट यानी कटहल है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, क्रॉप्स होते हैं। इसके अलावा आपने देखे होंगे फूल, फ्लावर्स भी होते हैं। ये देखो कितना सुंदर फूल है ना। ट्यूबर रोजेस हैं, मैरीगोल्ड है। तो ये भी क्या है, ये भी तो आपकी फसलें हैं ना, इनकी भी तो खेती की जा रही है। लैंड एरिया पे बहुत सारे पेड़ एक जैसे होते हैं, अनार के, बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं, वो भी खेती की जा रही है, उनका कल्टीवेशन भी किया जा रहा है। फिर कुछ क्रॉप्स होती हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, यानी जिनके अंदर औषधीय गुण होते हैं, जैसे कि ये देखो सरपेंटीना। सरपेंटीना इनका यूज किया जाता है किसमें, दवाइयों को बनाने में। सरपेंटीना के बाद क्या है, गुलवेल हो गया, गुलवेल के बाद क्या हो गया, एस्पार्गस, एस्पार्गस हो गया। फिर इसके बाद ये सारे क्या है, अलग क्रॉप हो गए। फिर इनके बाद कुछ फाइबर क्रॉप्स होते हैं, जैसे जूट यान हो गया, हेम्प यान हो गया, कॉटन यान हो गया। क्या होते हैं, इनसे कपड़े बनते हैं, रस्सियां बनती हैं, ये भी तो क्रॉप का ही टाइप है। यानी सिर्फ एक प्रकार की क्रॉप नहीं होती है, कई अलग अलग प्रकार की क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन किया जाता है जिनसे हमें फ्यूल मिलता है, जैसे रान भेंडी हो गया, पैरट ट्री हो गया, जट्रोफा हो गया। इनसे क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है, जो कि हमारी एनर्जी नीड को फुलफिल करता है। अब भाई ये जो भी आपने देखे जो क्रॉप्स हैं, इनको हम सीजन के बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं। यानी हर एक क्रॉप जो है हर एक सीजन में नहीं होती है, किसी पर्टिकुलर सीजन में ही होती है। यानी दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। अब ये अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स होती हैं, क्योंकि उनके लिए कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे हम बात करें तो भाई जो आपकी धान की फसल है वो अलग मौसम में होती है, जो कॉटन की फसल है वो अलग मौसम में होती है, इसलिए उनको नाम भी अलग अलग दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की, जिस देश में हम रहते हैं, हमारे प्यारे भारत देश में, वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एक समान नहीं होती है। यानी पूरे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो एक समय पर ना तो सब जगह गर्मी होगी, ना ही सब जगह ठंडी होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो देखो भाई, राजस्थान में गर्मी हो रही है तो यहाँ पर पंजाब में बारिश पड़ रही है, हम जम्मू कश्मीर में गए तो वहां बर्फ पड़ रही है, इधर अरुणाचल प्रदेश में बर्फ पड़ रही है। यानी हर जगह जो कंडीशन है वो अलग अलग है। तो ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और इसकी वजह से हर एक जो रीजन है वहां पर अलग प्रकार के क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। So according to, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country due to the different climatical condition. जैसे अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में आम बड़े फेमस होते हैं भाई। अगर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला की बात करें हम तो यहाँ पे चाय की बड़ी खेती होती है। वेस्ट बंगाल में हम बात करें तो यहाँ मूंगफली की खेती होती है। पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, अनार की खेती होती है। ठीक है, अलग अलग रीजन में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जो फसलें होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। चलो अब हम बात करते हैं, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। भाई इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न हमको देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से एक होता है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का मतलब है ये क्रॉप कब ग्रो होती है,
तो दीज क्रॉप आर शोन इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में बुआई की जाती है और ये जून से लेके सितंबर तक चलती है। जैसे कि आपका हो गया पैडी, पैडी का मतलब है धान, धान के बाद मेज यानी मक्का, मक्के के बाद हो गया सोयाबीन, सोयाबीन के बाद हो गया ग्राउंडनट मूंगफली, इनकी खेती की जाती है जून टू सितंबर। कॉटन हो गया एक्सेट्रा, ये सब कहलाती है खरीफ क्रॉप जो कि रेनी सीजन में इनकी खेती की जाती है। अब ये खरीफ के बाद एक आती है हमारी राबी क्रॉप। राबी क्रॉप की अगर हम बात करें तो ये विंटर सीजन में इनकी खेती की जाती है, इसे हम राबी क्रॉप कहते हैं। इसका जो जनरली टाइम पीरियड होता है वो होता है अक्टूबर टू मार्च। जैसे कि वीट हो गया यानी गेहूं, ग्राम हो गए, चने हो गए, चने के अलावा मटर हो गया, मटर की बात करें हम मस्टर्ड हो गया यानी सरसों हो गया, सरसों के बाद हो गया आपका लिनसीड्स, इनकी खेती की जाती है अक्टूबर टू मार्च और इन्हें हम कहते हैं राबी क्रॉप्स। ठीक है, ये बातें हमको समझ में आ गई। इसके अलावा इन चीजों के अलावा खेती की जाती है दाल की, सब्जियों की, दे आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर इन दालों की सब्जियों की खेती की जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स तो हम थ्रू आउट द ईयर करते हैं। अब वैसे ऐसा हो गया है कि हर एक चीज की खेती साल भर होती है, यानी आप साल भर कोई भी चीज खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होती है क्रॉप प्रोडक्शन में और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है। तो देखो भाई, अगर आपको खेती करनी है तो आप डायरेक्ट खेत में जाके अनाज नहीं बो सकते हो, ना ही आप अनाज काट पाओगे, तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। So, cultivation of crop involves several activities undertaken by farmer over a period of time. क्या होती है एक एक करके चलो हम बात करते हैं। These activity or tasks are performed as एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सबसे पहले आपको मिट्टी को तैयार करना होता है, कैसे? जुताई करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जब आपकी मिट्टी तैयार हो चुकी है सॉइल, तो फिर हम उसमें सोइंग करते हैं, यानी हम उसमें डालते हैं बीज। जो भी हमें फसल लगानी है उस फसल की हम बीज डालते हैं। जब सोइंग हो जाती है, फसल कुछ उग जाती है, तो अब हमें उसको क्या करना होता है? बूस्ट करना होता है, साथ ही साथ हमें उससे कीड़े मकोड़ों से बचाना भी होता है। तो हम उसमें ऐड करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि हमारे उस सॉइल की ग्रोथ को एनहांस करते हैं, साथ ही साथ उनको कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं। और टाइम टू टाइम हमें इरिगेशन भी देना पड़ता है, यानी पानी भी देना पड़ता है, तभी तो वो हमारा जो क्रॉप है वो ग्रो करता है। हमें क्या करना है? अपनी फसल को घास से बचाना है, कीड़ों से बचाना है, यानी हमें इनकी प्रोटेक्शन भी करनी है। जब एक बार हमारी फसल पक जाती है तो फिर हम उसकी करते हैं हार्वेस्टिंग, यानी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद हम उस फसल को स्टोर करते हैं, क्योंकि बहुत सारी फसल होती है तो स्टोरेज की बहुत जरूरत पड़ती है। चलो एक एक करके हम सारे स्टेप्स की बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो फर्स्ट स्टेप है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। कोई सी भी खेती करनी है तो सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम सबसे पहले टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। जो मिट्टी होती है, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये मिट्टी बहुत हार्ड है। हम क्या करते हैं? इस मिट्टी की जुताई करते हैं जिससे कि ये लूज हो जाती है। ये लूज हो जाती है यानी हम इसको खुदाई करते हैं हल से। आजकल तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो गए हैं जो कि जल्दी से क्या करते हैं, एक खेत को खोद के और उसकी मिट्टी को नरम कर देते हैं। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अब अगर मिट्टी हार्ड होगी तो जो भी हम बीज डालेंगे वो उसकी जड़ जो है मिट्टी के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी, तो ना ही उसको न्यूट्रिशन मिल पाएगा और ना ही वो प्रॉपर डेवलप हो पाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं? जुताई करते हैं, ताकि जो हम बीज डालें उसकी जड़ें मिट्टी के अंदर तक पहुंच पाए और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और प्लांट हमारा ग्रो कर पाए। Now, the loose soil allow the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. अब लूज सॉइल है तो आसानी से वो क्या कर पाएंगे? ब्रीथ कर पाएंगे, अगर वो गहराई में भी चले गए तो। ठीक है, लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो लूज सॉइल में क्या होता है? अर्थवर्म और माइक्रोब जो है वो ग्रो करते हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को इंक्रीज करते हैं। These organisms are the friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. और वो ह्यूमस क्या करता है? वो मिट्टी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। The loose soil allow the roots to breathe easily even when they go deep inside the soil, जो कि आपने देखा। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई। Dead plants and animal get decomposed by the soil organism। ये भी क्या करते हैं? अगर आप देखें तो जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो मिट्टी क्या करते हैं? उनको डिकम्पोज कर देती है। इन दिस वे various nutrient held in the dead organism are released back into the soil। जो ऑर्गेनिज्म है, जो आपके एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी में जाके वापस से मिल जाते हैं। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स। ये न्यूट्रिएंट्स जब हम उसमें खेती करते हैं तो प्लांट्स के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं और उन प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप
प्रोडक्शन। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।